प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपके आपको भूगोल की कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 4 पार्ट बना चुके हैं। अब ये हमारा 5वां पार्ट होगा। आप लोग जो है अ, बढ़िया से इसको देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब इसी क्रम में हम लोग जो है आज 5वें पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे भारत के तट रेखाओं का नाम। भारत के तट रेखाओं का नाम, यानी कि तटों के नाम। आज हम लोग देखेंगे कि तटों के क्या नाम है। तो तटों के नाम को देखने के लिए सबसे पहले हम जो है, जैसा कि हमारा ये फंडामेंटल रहा है कि हम लोग जो है सबसे पहले कि भारत का एक मैप बनाते हैं। भारत का एक मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत का एक मैप बना लेते हैं। इस तरीके से हम भारत का एक मैप बना लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके तटों को दर्शाएंगे कि कौन सा तट कहाँ है। तो तटों को दर्शाने से पहले हम तटीय राज्यों को दिखा लेते हैं। तटीय राज्यों को मैप पे दर्शा लेते हैं ताकि हमें तटों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारा गुजरात है। ये हमारा गुजरात है, हम इसको गुजरात राज्य लिख देंगे। गुजरात है। गुजरात के बाद हमने देखा था कि ये वाला हमारा महाराष्ट्र है। और यहाँ पे ये जो है गोवा, थोड़ा सा गोवा को छोटा बनाएंगे। गोवा है, इसे महाराष्ट्र कहेंगे। महाराष्ट्र, यह हमारा गोवा है। गोवा। और फिर गोवा के बाद ये वाला पूरा इधर अब जो है ये कर्नाटक। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद यहाँ नीचे हमारा एक केरल होगा। केरल, ये केरल है। यह तमिलनाडु है, हम तमिलनाडु बनाते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आप यहाँ से इसको आंध्र प्रदेश, आंध्र, इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश में जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद ये हमारा पूरा उड़ीसा है। उड़ीसा है। और उड़ीसा के बाद ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। तो हम अपने तटीय राज्यों को लिख लेते हैं। तटीय राज्य हमारे जितने हैं उनको दर्शा देते हैं। तो एक बार पुनः हम बताते हैं कि ये हमारा गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद गोवा है। गोवा के बाद कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद यहाँ केरला। केरला के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद यहाँ हमारा आंध्र प्रदेश पड़ेगा। उसके बाद हमारा उड़ीसा है। इस यहाँ से लेकर के ये वाला हमारा एक होगा कच्छ तक।
कच्छ तट होगा। फिर आप यहां से आएंगे, ये पूरा इसका नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। फिर आप महाराष्ट्र के पूरा गोवा तक आएंगे, ये हमारा होगा कोंकण तट। कोंकण तट। फिर इसके बाद कर्नाटक वाले को हम लोग यहाँ पे जो है कनारा तट कहेंगे, इसको हम कहेंगे कनारा तट। इसके बाद हम यहाँ से फिर यहाँ तक के तट को हम जो है मालाबार मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फिर हम तमिलनाडु के इधर अगर आ जाते हैं पूर्वी हिस्से पर, इस तट को हम जो है कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। और फिर आंध्र प्रदेश वाले तट को हम कहते हैं, पूरा हमारा आंध्र प्रदेश है, इसे हम उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसके बाद उड़ीसा वाले तट को हम यहाँ से अगर हम इसको मान लेते हैं कि हमारा पूरा उड़ीसा वाला तट है, तो हम इसे उत्कल तट कहेंगे, उत्कल तट कहेंगे। और इसके बाद हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला तट है, इसको वेंगा तट कहेंगे, वेंगा। तो आइए एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं। एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं। इसको कच्छ तट जो गुजरात में है, इसको कच्छ तट कहेंगे। कच्छ तट के बाद चूंकि एक काठियावाड़ प्रायद्वीप होता है, इसलिए उसी के नाम पर जो है इसको काठियावाड़ तट भी कहा जाता है। फिर महाराष्ट्र और गोवा को मिला करके कोंकण तट बनाया गया है, इसके तट को हम कोंकण तट कहेंगे। फिर कर्नाटक में हम इसे कनारा तट या कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं, इसे कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा केरल का जो तटीय क्षेत्र है, उसको हम मालाबार, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि मालाबार तट स्थित है, तो आप बताइए मालाबार तट जो है केरल में स्थित है। केरल के तटीय भाग को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से पे चलते हैं, तो पूर्वी हिस्से के तट को जो है हम जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश वाले तटीय भाग को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसके बाद उड़ीसा वाले तट को हम उत्कल तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल वाले तट को हम जो है बैंगा तट के नाम से जानते हैं, तो आप इसको बैंगा तट कहेंगे, ये आपका बैंगा तट। इतने तटों को जानते रहिए, पूछा जाता है ज्यादातर तो यही पूछा जाता है कि केरल के तटीय भाग को क्या बोला जाता है, तो आप मालाबार तट देंगे। और ये उड़ीसा तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। कई बार पूछा गया उत्तरी सरकार कहाँ, उत्तरी सरकार वाला तट कहाँ स्थित है, तो आप आंध्र प्रदेश बताइए, या उत्कल तट के लिए उड़ीसा निश्चित है। तो ये सब याद रहना चाहिए, तटों के नाम है, इन तटों का नाम याद रहना चाहिए। तो ये हमारे तट हो गए हैं, आप लोगों को इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे हो जाते हैं आप लोग ले लीजिए। जलीय सीमा के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। अब हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। भारत की जलीय सीमा, भारत की
भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा को दर्शाने के लिए हम लोग पुनः भारत का मैप बनाएंगे और उसके माध्यम से हम आप लोग, क्योंकि हम जितने भी प्रोसेस करेंगे सब मैप बेस्ड होगा। मैप के हिसाब से ही हम आपको बात बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैप रहता है, क्योंकि मैप जो है वो चित्रात्मक होता है, चित्र की बातें जो है मानस पटल पर जल्दी छा जाती हैं। इस वजह से हम मैप का प्रयोग करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो हम पुनः जो है भारत का एक मैप जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे यहाँ पे हम पूरा भारत नहीं बनाएंगे, केवल प्रायद्वीपीय भारत ही बनाएंगे। जितना हमें काम है उतना ही बनाएंगे, पूरा भारत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसी से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप मान के चलिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। हम प्रायद्वीपीय भारत से ही अपना काम चला लेंगे। तो हमारी हेडिंग है भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत जो है, भारत तीन ओर, इस तीन ओर जल से घिरा हुआ है। भारत के अगर हम पूर्वी ओर देखें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी मौजूद है। भारत के नीचे हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। और भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर मौजूद है, अरब सागर। ये भारत का अरब सागर वाला भाग है, इसको अरब सागर भाग बोलते हैं। नीचे जो है हिंद महासागर स्थित है, ये आपका हिंद महासागर वाला भाग है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी। वास्तव में ये सब पार्ट पूरा जो है हिंद महासागर का ही है, लेकिन उसको हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी, इस साइड में हम, ये हमारा पूर्वी साइड है। भारतीय प्रायद्वीप का पूर्वी साइड बंगाल की खाड़ी होता है, और भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी साइड को अरब सागर तथा नीचे वाले भाग को दक्षिण हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। हालांकि ये पूरा हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसके अपनी क्षेत्रीय नाम बताए गए हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत की जलीय सीमा। तो जलीय सीमा देखने के लिए यहाँ पे कि हमारे जल की सीमाएं, भारत की जल की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है। तो आप देखते हैं कि जो भारत की प्रायद्वीप का ये भाग है, ये भाग प्रायः सीधा ना होकर के बीच बीच में कटा पिटा है, कहीं कहीं अंदर घुस गया है, कहीं बाहर आ गया है। तो ये सीधा ना होकर के कुछ भाग, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, कोई भाग निकल आया। इस तरीके से भारत का इस प्रायद्वीपीय भाग स्थित होता है, कहीं नीचे कहीं बाहर, इस तरीके से स्थिति होती है। सामान्यतया आप, हम लोग मैप में सीधा बना लेते हैं, बट सीधा नहीं होता है, ये कटा पिटा भाग होता है। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय रेखाएं हैं, वो कटी पिटी है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं। समझने की बात यह है कि भारत की जलीय सीमा में इसे हम तीन श्रेणियों में विभक्त करेंगे, इसे हम कुल तीन श्रेणियों में विभक्त करेंगे। हम का मतलब यहाँ है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है कि जिस भी देश के अपने तटीय क्षेत्र निश्चित होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान की गई है कि उस देश का जल के अंदर, यानी कि जल के समुद्र में कितनी दूरी तक उसका क्षेत्र होगा, ये बात वहां बताई गई है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे इसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है।
तो इसको तीन भागों में हम बांट लेंगे। तीन भाग में बांटने का मतलब है कि पहला भाग इसमें हमारा हो जाएगा, देखेंगे कि हमारा जो पहला भाग होगा उसे हम कहेंगे प्रादेशिक, उसे हम कहेंगे प्रादेशिक क्षेत्र, उसे हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक भाग कहेंगे। तो पहले वाले को हम कहेंगे प्रादेशिक, प्रादेशिक जल सीमा। पहले वाले को हम मानेंगे प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है? प्रादेशिक जल सीमा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कटा पिटा भाग होता है, हम इस पे यदि एक रेखा खींच दें, इस कटे पिटे भाग को मिलाने की रेखा, इसी सीधी रेखा खींच दें, तो इसके अंदर में जो जल मौजूद होता है, इसके अंदर में, मतलब आप देख रहे होंगे ये अंदर में है, इसके अंदर में इसकी लाइन खींची गई है, तो इसके अंदर में जो जल मौजूद होता है, इसी को हम इसका प्रादेशिक सीमा क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा रेखा कहते हैं। तो प्रायः इसको जो है, इसकी लंबाई इस तट से, पूरे कटे पिटे से तट से इसकी लंबाई जो है वो बताई गई है 12 नॉटिकल। इसकी दूरी, इसकी दूरी मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील होती है। जो भारत की स्थिति है 12 समुद्री मील होती है। तो एक समुद्री मील होता है, पैमाना है नॉटिकल माइल्स। तो समुद्री मील होता है, पैमाना है। तो एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो यहाँ पे जो है एक मील में कितने समुद्री मील होते हैं, इसको यहीं पे दर्शा लीजिए कि एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप समझिए एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1.8 किलोमीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो आप जो है समुद्र में 1.8 किलोमीटर जब जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एक समुद्री मील तय कर लिए हैं, यानी कि 12 नॉटिकल। इसी तरीके से ये 12 नॉटिकल है। तो अब इसका पैमाना लगा लीजिएगा कि 12 समुद्री मील में कितना हो जाएगा। तो एक समुद्री मील से अगर 12 को 1.8 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भारत जो है अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम देता है। यहाँ पे सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करता है। भारत, भारत यहाँ के सभी समुद्री संसाधनों का, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करता है। मतलब भारत को यह अधिकार है कि इस सीमा में वो अपने समुद्री संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। ये इसकी एक विशेषता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत अपने समुद्री संसाधनों का 100% कहाँ का उपयोग कर सकता है, कहाँ पर उपयोग कर सकता है? तो आप बता दीजिए कि वो जो है प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा होता है, दूसरा है संलग्न क्षेत्र। दूसरा हमारा रहेगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र हमारा दूसरा रहेगा।
संलग्न क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अब आप जो है यहां से यहां तक तो 12 नॉटिकल हो गया, 12 समुद्री मील हो गया, और यहां से लेकर के पूरा 24, मतलब इस यहाँ पे हमको थोड़ा दूसरे कलर से बना देते हैं, यहां से पूरा यहां तक इस तरीके से ये वाले एरिया को, इस क्षेत्र को हम जो है 24 समुद्री मील की बराबर। तो हमारा जो ये संलग्न क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र इसकी दूरी 24 समुद्री मील है, समुद्री मील होती है, 24 समुद्री मील होती है। इस चीज को जानते रहिए। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत लग रही है। यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून लागू किए जा सकते हैं, सीमा शुल्क वसूला जा सकता है, और पर्यावरणीय सुरक्षता को बनाए रखा जा सकता है। तो ये सारी गतिविधियां भारत सरकार कर सकती है। यहाँ पे क्या क्या कर सकती है, यहाँ पर जो है आप्रवासी यहाँ थोड़ा आप्रवासी कानून और पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क, राजकोषीय अधिकार संबंधी कानून को लागू कर सकती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जोन है जहां पे भारत सरकार के द्वारा अपनी पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अधिकार प्राप्त है। तो आप कह दीजिएगा कि वो संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो संलग्न क्षेत्र के या सीमा शुल्क, मान लीजिए कहीं बाहर से, दूसरी ओर से, दूसरे देश से जहाज में माल लदा हुआ आ रहा है, तो भारत सरकार यहाँ पे उसके अधिकारी लगे रहेंगे। जब जहाज इसके संलग्न क्षेत्र में पहुंचेगा तो भारत सरकार वहां पे सीमा शुल्क वसूल कर सकती है और सीमा शुल्क वसूल करेगी। ऐसा हो सकता है। तो हमारा इसमें एक तो हो गया प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा हो गया संलग्न क्षेत्र, और तीसरा हमारा रहेगा आर्थिक अनन्य क्षेत्र। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसलिए शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद हम पुनः यहाँ पे लिखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा हम यहाँ लिख रहे हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र से 200 समुद्री मील है, यहाँ से पूरा, आप पूरा ये वाला एरिया मान लीजिए, यहाँ से पूरा इसके तट से है, तट से लेकर के
यहां तक मान ली ये 200 समुद्री मील, समुद्री 200 समुद्री मील तक जो है वो अनंत आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसकी दूरी जो है यह 200 समुद्री मील तक विस्तरित क्षेत्र, विस्तरित जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, यहाँ पर जो समुद्री जीव होते हैं या समुद्री संसाधन होते हैं इनका जो है संरक्षण किया जा सकता है, इन पे अनुसंधान किए जा सकते हैं या समुद्री संसाधनों से संबंधित अनुसंधान यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां भारत सरकार के द्वारा की जा सकती है। तो आप इसमें नोट कर लीजिए कि यहाँ क्या किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीव, सागरीय जीव व संसाधनों का सर्वेक्षण, व संसाधनों का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण किया जा सकता है, विदोहन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विदोहन किया जा सकता है, विदोहन किया जा सकता है या यहाँ पर संरक्षण और अनुसंधान, संरक्षण व अनुसंधान संबंधी कार्य किए जाते हैं, जा सकते हैं, जा सकते। तो इस प्रकार से हमारे इस वाले क्षेत्र में यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ये सारी गतिविधियां की जा सकती हैं। हम लोग एक बार इसको कंसाइज करके देखेंगे छोटे में। तो सबसे पहले हमारा प्रादेशिक क्षेत्र है। प्रादेशिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? हम लोग कहते हैं कि 12 नॉटिकल होती है या 12 समुद्री मील के बराबर होती है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा इसमें था संलग्न क्षेत्र है। संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत ये जो होता है 24 समुद्री मील के बराबर होता है। और हमारा लास्ट वाला जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, टोटल इसकी दूरी जो है 200 समुद्री मील के बराबर होती है। तो ये हमारा जो है भारत की जलीय सीमा हो जाती है। तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं किनारे हो जाता हूँ। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश है, थोड़ा सा उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की से उनसे क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत के समुद्री पड़ोसी देश, भारत के समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग थोड़ा उनकी स्थिति समझने का प्रयास करेंगे। भारत से कैसी स्थिति, फिर वही बात है कि हम मैप बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक मैप बना लेते हैं। इस तरीके से हम एक मैप बनाएंगे। यहाँ हमें पूरा भारत का एक मैप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम भारत का एक पूरा
मैप बना लेंगे। भारत का एक मैप। भारत का एक रफली मैप हम लोग बना लेंगे। नीचे हम लोग यहाँ पे एक देश बनाएंगे, इसका नाम श्रीलंका है। इसे हम नाम लिख लेंगे श्रीलंका। यह श्रीलंका है। ये हमारा यहाँ पे कुछ द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपीय। इसे हम भारत का ही है, लक्षद्वीप नाम दिए है। लक्षद्वीप द्वीपों के समूह है, इसे लक्षद्वीप कहा गया है। लक्षद्वीप के नीचे कुछ द्वीपीय देश है, जिसे हम मालदीव 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 कहेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश एक है, जिसे हम अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप कहेंगे। यह हमारा। इस तरफ भारत के म्यांमार म्यांमार देश है, यहाँ पे म्यांमार है, ये म्यांमार है। तो ये सब जो है भारत के साथ उनके पड़ोसी समुद्री देश है। तो कौन कौन से देश हुए, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका पड़ोसी देश भारत एवं श्रीलंका है। तो आप देख रहे हैं, यह जो है मेरा प्यारा भारत है, ये भारत है। यहाँ पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। यहाँ पे पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यहाँ पे मंदार की खाड़ी है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे जो है आदम ब्रिज, तो क्या नाम है, आदम ब्रिज। आदम ब्रिज, यह इसे आदम पुल भी कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है इस तरीके से निकला हुआ है, यहाँ थोड़ा हिस्सा इस तरीके से निकला हुआ है, इसे रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वरम, इसे रामेश्वरम। तो पाक की खाड़ी इधर है, इसके नीचे मन्नार की खाड़ी है, ये आदम ब्रिज कहलाता है। आदम ब्रिज, ठीक है। तो इस चीज को जानते रहिए। यहाँ पे जो है इसको दर्शाया जा सकता है कि यहाँ हमने एक बात तो क्लियर कर ही दिया है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि इधर पाक की खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी किसके किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। नीचे यहाँ तमिलनाडु के थोड़ा सा आप मान के चलिए कि तमिलनाडु के दक्षिण और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है, और भी किसके किसके बीच में है, तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ेगा। इसके बीच में एक पुल पहले बताते हैं कि बना था, उसे आदम पुल के नाम से हम लोग जानते हैं, आदम ब्रिज कहते हैं। तो इधर में रामेश्वरम है, रामेश्वरम से ही ये निकला था। एक स्थान वहां पे धनुषकोटी भी है। फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि रामेश्वरम है। तो इसके बाद में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये हमारी स्थिति रही। इस स्थिति को आप लोग जानते हैं।
और यहाँ पर एक जलसंधि भी है, इसी वक्त समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो जलसंधि होती है, यहाँ पे जलसंधि, इस जलसंधि को जो है पाक जलसंधि कहते हैं। पाक जलसंधि। पाक जलसंधि क्या होती है? कि पाक जलसंधियां क्या होती है? जलसंधि का मतलब होता है कि दो जल राशियों को मिलाती है। यहाँ पे दो जल राशियों को मिलाती है और दो भूखंडों को अलग करती है। दो भूखंड देखिए, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका अलग हो रहा है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर जो है, इसकी जल राशियां मिल रही है, तो इसे जल संधि कहा जाता है। जल संधि एक सकरा सा रास्ता होता है, उसे जल संधि के नाम से जानते हैं। दो बड़ी जल राशियां यहाँ पे जुड़ती हैं और दो भूखंड अलग होते हैं, तो ये जल संधि कहलाती है। तो इसको आप लोग जानते रहिए, ये जल संधि हो गई। इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पर पड़ेगा भारत एवं मालदीव। मालदीव, मालदीव देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये मालदीव। मालदीव एक देश है, हमारा समुद्री पड़ोसी देश मालदीव है, और मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीप है। वैसे तो ये भी द्वीपों का समूह है, इसे जो है मिनी कॉय नाम दिया गया है। इसको मिनी कॉय द्वीप कहा जाता है। इसे जो है मिनी कॉय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो मिनी कॉय द्वीप और मालदीव एक द्वीपों का समूह है। इसके बीच में जो है एक चैनल है, यहाँ पे जो है एक चैनल है, इसको हम थोड़ा रेड से दर्शा देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये चैनल है, इसके बीच में चैनल क्या होता है? चैनल भी जो होता है वो जल राशियां होती है जो दो द्वीपों को यहाँ अलग करती है। एक सकरा सा रास्ता ही होता है, जलीय रास्ता होता है, उसी चैनल कहा जाता है। तो इसे 8 डिग्री चैनल बोला गया है। इसको क्या कहा गया है? 8 डिग्री चैनल। इसे 8 डिग्री चैनल कहा गया है। तो 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? यहाँ पे हम इसको थोड़ा एरो से दिखा देंगे ताकि क्लियर रहे। 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी कॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल होता है, तो आप कह दीजिएगा कि 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल का मतलब है कि 8 उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगर हम इसको पूरा खींच दें इधर की तरफ, ये पूरा अगर हम मिला दें, इधर मिला दें, तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो है जो भी रेखाएं होती हैं उसे हम अक्षांश में काउंटिंग करते हैं। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 आएगी, इसके बाद 8 आएगा, तो 8 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। तो 8 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा किसको अलग कर रही है? तो आप कह दीजिएगा कि मिनी कॉय और मालदीव के बीच से होकर गुजरती है, तो इसलिए हम इसे जो है कहेंगे कि ये इसके बीच में स्थित एक विभाजक का कार्य करती है। तो इनके बीच में है जो विभाजक का कार्य करती है, यही से निर्धारित कर लेते हैं। इधर वाला क्षेत्र भारत के हिस्से में आ जाएगा, उसके नीचे जो है वो मालदीव के हिस्से में रहेगा, उसका क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला हमारा 2 पड़ोसी देश हो गए। अब तीसरा हम जो है इसमें तीसरा हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है लास्ट में जो होता है इसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। एक छोटा सा द्वीप है, इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। इसको दूसरी पेन से लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये भारत का ही हिस्सा है। ये निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप होता है, इसे ग्रेट निकोबार कहा गया है। वैसे तो अभी हम बाद में समझेंगे
कि जो अंडमान होता है इसके बाद निकोबार होता है। अंडमान में भी जो है, अंडमान में आपको 4 द्वीप दिखाई पड़ेंगे जो बड़े बड़े हैं। वैसे तो बहुत, अंडमान निकोबार में 500 से ज्यादा द्वीप है, 562 लगभग द्वीप है, लेकिन अब यहाँ पे आप जो है मान के चलिए कि 4 बड़े बड़े द्वीप केवल अंडमान में दिखाई पड़ेंगे। तो जिसे ऊपर वाले, जो ऊपर है उसे हम उत्तरी अंडमान कहेंगे, जो बीच में है उसे हम मध्य अंडमान कहेंगे, जो दक्षिण में है उसे हम जो है दक्षिणी अंडमान कहेंगे, और सबसे नीचे जो है उसे हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। फिर उसी तरीके से निकोबार में भी है। निकोबार भी द्वीपों का समूह है, और निकोबार में जो है, जो ऊपर है उत्तर की तरफ निकोबार में जो द्वीप है उसे हम कार निकोबार कहते हैं, जो मध्य में है उसे हम मिडिल निकोबार कहेंगे, और जो लास्ट में है नीचे एकदम है उसे हम ग्रेट निकोबार कहेंगे। ठीक, ग्रेट निकोबार कहेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार है। क्या है? ग्रेट निकोबार है। और इसी ग्रेट निकोबार में हमारा ये जो दक्षिणतम या भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है, इंदिरा पॉइंट जिसे हम कहते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट कहे थे, या पार्सन पॉइंट कहे थे, यहीं पे पाया जाता है। इसका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट होता है, या इंदिरा पॉइंट होता है, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगर देखेंगे कि इधर की तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो है एक द्वीप बड़ा सा दिखाई पड़ेगा, वो है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप भारत का पार्ट नहीं है। सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का हिस्से में आता है। तो अब यहाँ पर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के द्वीप, सुमात्रा द्वीप के बीच से एक चैनल गुजारा गया है। ठीक है, एक पासेस है, एक रास्ता है। इस रास्ते को जो है कहा गया है महान या ग्रेट चैनल। याद रहे ये चीज, चैनल, महान या ग्रेट चैनल, महान या ग्रेट चैनल। ठीक, तो महान या ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है, किसके किसके बीच में स्थित है? तो आप कह दीजिएगा कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा भी हो सकता है ऑप्शन में, या इंडोनेशिया, क्योंकि सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। तो असम में जो है इंडोनेशिया भी हो सकता है, या जो है अब यहाँ हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार के अलावा निकोबार हो सकता है, या अंडमान निकोबार, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो है कौन सा पैसेज है, कौन सा चैनल है? तो आप कह दीजिएगा कि ग्रेट चैनल या महान चैनल स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट चैनल या महान चैनल किसके किसके बीच में स्थित है? तो बताना है कि सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये हमारा जो है तीसरी स्थित हो गई थी। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, भारत एवं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से हमारे पड़ोसी हुए। पहला तो हमारा श्रीलंका हो गया, दूसरा हमारा मालदीव हो गया, तीसरा हमारा इंडोनेशिया हो गया, और चौथा हमारा, चौथा भी पड़ोसी है। तो आप देखेंगे कि हमने अभी भी बताया कि यहाँ एक म्यांमार है। ठीक है, एक म्यांमार है, और म्यांमार में जो है इसका एक द्वीप है, म्यांमार का एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। इसे नाम दिया गया है कोको द्वीप। ये पूछा जाता है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप किसका है भैया? यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, ये म्यांमार का है। ये जो है म्यांमार का है। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। तो इसके बीच में भी एक रास्ता है, एक चैनल बना हुआ है। इस चैनल को भी यही नोट कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा चैनल है? तो इसे आप कह दीजिएगा कोको चैनल। इसे कोको चैनल नाम दिया गया है, कोको चैनल। इसे कोको चैनल कहा गया है। तो कोको चैनल किसके किसके बीच में है? तो कोको चैनल जो है वो म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार में हमने जैसे कि आपको बताया था कि ये वाला जो अंडमान है इसे हम उत्तरी अंडमान कहेंगे। यहाँ छोटा सा हम लिख दे रहे हैं,
उत्तरी अंडमान कहेंगे, इसको हम मध्य अंडमान कहेंगे, यहाँ पे जो है इसे दक्षिणी अंडमान कहेंगे, दक्षिणी कहेंगे, और इसको जो है लघु अंडमान कहेंगे, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान के नाम से जानेंगे। ये सब अंडमान ही है, अंडमान का हिस्सा है। यहाँ पे अंडमान है, ये भी अंडमान है, सब उत्तरी अंडमान बढ़ा लीजिएगा आप लोग, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो 4 महत्वपूर्ण द्वीप है, इस द्वीप को जानते रहिए। तो यहाँ भी प्रश्न काफी पूछा जाता है कि कोको चैनल किसके किसके बीच में स्थित है। तो कोको चैनल जो है वो म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच से होकर गुजरता है। अब यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है कि अंडमान में अभी उत्तरी अंडमान दे सकता है, क्योंकि ये उत्तरी वाला तो उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच से होकर के कोको चैनल गुजरता है। तो ऐसा भी प्रश्न बना सकता है, इस चीज को आप लोग जानते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गई। हालांकि अब यही हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ द्वीप है। जैसे अभी एक चीज यहाँ देखना, हमें ये भी है समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये अंडमान है, तो अंडमान की राजधानी क्या है। तो अंडमान की राजधानी जैसा कि आप लोग जानते होंगे पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान की राजधानी, ये नोट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पे पहले चौथा हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना, किसके किसके बीच में, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं म्यांमार। तो भारत के 4 समुद्री पड़ोसी देश हो गए, 4 समुद्री पड़ोसी देश जो काफी करीब में है। तो भारत, श्रीलंका देखिए काफी करीब में है, यहाँ हमने देख लिया। भारत एवं मालदीव, भारत एवं मालदीव की सिचुएशन हमने भारत के संदर्भ में देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप यहाँ पे है, इसको आपने भली बात समझ लीजिए। और यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला पूरा म्यांमार है, और म्यांमार का एक द्वीप जो है कोको द्वीप है, किस तरीके से उत्तरी अंडमान के बीच से कोको चैनल बना रहा है, इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। अब जो है यही पे हम अंडमान से अभी बात कर रहे थे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हम मानते हैं। तो एक चीज नोट करने लायक है, अंडमान अलग से इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ सिंबल बना के स्टार वगैरह, कि अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। तो आपने बताया कि पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर इसकी राजधानी क्या है। तो आपने बताया कि पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर, अब यहाँ तो कई द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार छोटे छोटे द्वीपों से बनकर बना हुआ, तो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पे स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पे, या लघु या निकोबार के किसी द्वीप में स्थित है। तो आप कैसे बताएंगे, तो इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहीं पर लिख लेंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इस बात को नोट कर लीजिए, पोर्ट ब्लेयर जो है, इसी पेन से लिख देते हैं, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ठीक है। राजधानी तो लगभग पता ही है सभी लोगों को, लेकिन जो ये दक्षिणी अंडमान है, इस चीज को आप जानते रहिएगा कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो आप बता दीजिएगा कि ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब इसके बाद हम यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि बात जो है वो 30 दिसंबर
2018 की है। यहाँ पे कुछ द्वीपों के नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया था। उन द्वीपों को यहीं पे समझ लेते हैं और उनको लिख लेते हैं। तो आप जो है इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर के बगल में ही है एक छोटा सा द्वीप है जिसे रॉस द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉस द्वीप कहते थे, ठीक है। रॉस द्वीप समूह, एक छोटा छोटा समूह है छोटे छोटे द्वीपों का, रॉस द्वीप। इसका नाम क्या हो गया? परिवर्तित नाम। यहाँ लिख लीजिए परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम इसका क्या है? तो इसको कहा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे क्या नाम दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर यही बगल में ही एक द्वीप है जिसका नाम हैवलॉक द्वीप है। क्या नाम है? हैवलॉक। तीन नाम चेंज हुए थे, तीनों नाम को लिख लीजिएगा। हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का क्या नाम रखा गया था? इसका परिवर्तित नाम क्या था? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप, इसको स्वराज द्वीप नाम दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और तीसरा हमारा यहीं पे नोट कर लीजिएगा, नील द्वीप। नील द्वीप, और नील द्वीप समूह का क्या नाम रखा गया था? शहीद द्वीप नाम रखा गया था, शहीद द्वीप। तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उसका क्या नाम रखा गया था। तो आप लोग इसको कहीं पे अलग से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा था तो हम सब्जेक्ट को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इतनी सारी जानकारियां इस संबंध में बताई गई, हमें ये पूरा विश्वास हो रहा है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम इसको बहुत कायदे से, बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके मानस पत्र पर ये बात पूरा प्रिंटेड हो जाए और आपको विधिवत समझ में आ जाए। पढ़ाने का मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि आपको समझाना। अगर आपको हमारी बात समझ में आ जाती है या आप इस मैपिंग के सिस्टम को समझ जाते हैं, तो आप ज्योग्राफी में एक बेहतर समझ रखने वाले बन जाएंगे और आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम इस नए जोश और जुनून के साथ आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी स्थिति है, आप लोग जो है अपने हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।